हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इलियास एग्रीटेक की यूट्यूब एग्रीकल्चर क्लास में। दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन फॉरेस्ट लॉ और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम और भारत की फॉरेस्ट पॉलिसी, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी। हम जब किसी कार्य को सुचारू करते हैं, किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, तो हम उसको करने से पहले कुछ ना कुछ उसकी रणनीति ज़रूर बनाते हैं, प्लानिंग ज़रूर करते हैं। उस प्लानिंग के तहत फिर हमारा वो काम किया जाता है। इसी तरीके से वन संपत्ति जो संपदा है वो हमारी प्राकृतिक धरोहर है, जो एक बहुत बड़े पैमाने पर विस्तारित है, फैली हुई है और देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग देने वाली है। इसी को बचाने के लिए सरकार ने कुछ नीतियां बनाई, कुछ पॉलिसी बनाई। आज उन पॉलिसी के बारे में आपसे चर्चा होगी कि भारत में वनों को बचाने के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ, कौन कौन सी पॉलिसियाँ और उन पॉलिसी के, उन रणनीतियों के क्या क्या उद्देश्य रहे, क्या उनमें पॉइंट्स रहे, उनका बेस क्या रहा, किस बेस को रख कर के उन पॉलिसियों को बनाया गया, इन सब के बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। तो बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति की, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी। भारत उन कुछ देशों में से एक है जिनके पास जंगलों को बचाने के लिए नीतियाँ थीं। नहीं तो बहुत से देश विदेश ऐसे हैं, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर वनों को दोहन कर दिया गया, काट लिया गया, उद्योग धंधे फैला लिए गए और प्राकृतिक संपत्ति का दोहन कर लिया गया। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके पास अपने वन को बचाने के लिए एक नीति थी। 1952 में इस नीति को बनाया गया, इस रणनीति को बनाया गया और कुछ नियमों पर इस पर कार्य किया गया। इसके बाद 1988 में ये नीति दोबारा संशोधित हुई, जिस पर कुछ नियमों को या कुछ नियमों में बदलाव किए गए, जिसको हम 1988 की संशोधित वन नीति भी कहा जाता है। इसके जो मुख्य उद्देश्य थे उन पर आज के टॉपिक पर उन पर चर्चा होगी। सबसे पहले बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय जो वन नीति थी 1952, उसके उद्देश्य की, कि उसके उद्देश्य और उसके लक्ष्य क्या थे, किन लक्ष्यों की, किन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इस रणनीति को बनाया गया कि जिससे हम फॉरेस्ट एरियाज़ को कंजर्व कर सकें, वनों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा अहम मुद्दा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। जंगली जानवरों के, जाहिर सी बात है, अगर हम किसी की दूसरे की जगह का दोहन करेंगे तो हमें भी उसका खामियाजा कहीं ना कहीं स्तर तक भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट है, सबसे पहला इसका जो पॉइंट है स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, पारिस्थितिक संतुलन का संरक्षण और पर्यावरण स्थिरता का रखरखाव। जो इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजी है, उसको संतुलित रखना, उसको बनाए रखना और उसकी स्थिरता बरकरार रखना,
उसकी स्थिरता बनाए रखना, ये इस रणनीति का अहम मुद्दा था। दूसरा, प्राकृतिक विरासत का संरक्षण। जो भी हमारे पूर्वजों के माध्यम से हमारी पुरानी जो वन संपत्ति है, वन संपदा है, प्राकृतिक धरोहर है, उसका जो भी अंश आज इस धरती पर, इस प्रकृति पर बचा हुआ है, उसका संरक्षण। इसके बाद अगला, नदियों झीलों के किनारे जो भी मृदा कटाव, भूमि संरक्षण से संबंधित जो परेशानियां होती थीं, उनके रख रखाव को बराबर रखना, वहाँ पर वृक्षारोपण करना, एफॉरेस्टेशन करना, रिफॉरेस्टेशन जैसी प्रोसेस को करना, और नदियों, झीलों, नहरों के किनारों पर वन संपदा को लगाना या वन वृक्षों को लगाना, जिससे बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आने पर मृदा क्षरण जैसी स्थिति पैदा ना हो। इसके बाद अगला है, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों के साथ रेत के विस्तार की जांच करना। जो मरुस्थल है, जो राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर ये शुष्क प्रदेशों में आता है, यहाँ पर पानी की कमी है, तो यहाँ पर नागफनी, कैक्टस जैसे पौधों का विस्तार करना और मिट्टी की जांच करके यहाँ पौधों को लगाना। अगला, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के माध्यम से जंगल वनों को बढ़ाना। हम कैंपेनिंग करके इसका सहयोग ले सकते हैं, जगह जगह लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कैंप लगा करके गांव से गांव, डोर टू डोर, हर प्रकार से हम सहयोग लेकर के, एक दूसरे की मदद लेकर के हम ये कार्य कर सकते हैं, जो आपका सामाजिक वानिकी कहलाता है। बड़े से बड़े पैमाने पर संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में, गैर शैक्षणिक संस्थाओं में, दफ्तरों में, ऑफिसों में, हर जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से हम इसको सुचारू कर सकते हैं। अगला है, ग्रामीण तथा जन आबादी के लिए फूड फॉडर फ्यूल की आवश्यकताओं को पूरा करना। यानी ग्रामीण लेवल पे हमारे जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जो दैनिक ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए, जैसे कि ईंधन, चारा और भोजन आदि, ये हमारी दैनिक ज़रूरतें हैं। हमें जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है, ईंधन प्राप्त होता है, चारा काष्ठ प्राप्त होती है, पशु पक्षियों के लिए आसरा, आवास बनता है। इन सब की पूर्ति का भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है। अगला है, राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगलों की उत्पादकता में वृद्धि। इतना ही नहीं, जब हम जीएनपी की बात करते हैं, तो जब तक हमारा जीडीपी नहीं वृद्धि करेगा, तब तक हमारा जीएनपी भी वृद्धि नहीं करेगा। जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, हमें राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो हमारे व्यापार हैं, जो सुचारू हो रहे हैं, आयात निर्यात, इनके माध्यमों से हम जब तक कच्चे माल की आपूर्ति नहीं करेंगे, यहाँ पर हम उसकी वृद्धि दर नहीं बढ़ाएंगे, तो ये सब की भी पूर्ति हमारी नहीं हो पाएगी। अगला है, वन उत्पादन और लकड़ी के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना। नाम से ही स्पष्ट है, आप जैसा कि परिभाषा में देख पा रहे हैं कि वन उत्पादन को प्रेरित करना, लकड़ी के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना, हाइब्रिड अच्छी से अच्छी गुणवत्तापरक लकड़ी का इस्तेमाल करना, कम आय में, कम खर्च में अधिक उत्पादन वाली प्रजातियों को लगाना आदि, ये सब
इस राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य थे। इसके बाद जो वन नीति थी उसका संशोधीकरण किया गया, उसको सुधारा गया, क्योंकि जब नई चीज़ों को हम बनाते हैं तो पुरानी चीज़ों को हमें कुछ हद तक पीछे छोड़ना पड़ता है। इसी तरह से नई राष्ट्रीय जो वन नीति थी, जो न्यू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1988 की, वर्षों से देश के जंगलों में भारी गंभीर कमी आई थी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, या आंकड़े हम देख सकते हैं। यह ईंधन, लकड़ी और चारा के बढ़ते हुए दबाव के उत्पादन के कारण हो रही थी, जिसमें वनों को भविष्य के लिए विकसित करने की आवश्यकता, बहाली और प्रकृति वातावरण वृद्धि शामिल है। इसीलिए राष्ट्रीय वन नीति को संशोधन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया। नई राष्ट्रीय वन नीति 1988, इसके जो उद्देश्य है वो निम्न प्रकार से है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब 1952 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जब लागू की गई तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे माध्यम से कमियां छोड़ी गई, या हम उन विषय वस्तुओं को पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें उसको संशोधित करना पड़ा और नई राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लानी पड़ी, जिसको जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा थी उस समय के लिए, जिसके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव उसके निम्न प्रकार हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए, वन संसाधनों के संरक्षण के लिए, वन और आदिवासी लोगों के निवास करने के लिए, वन प्रबंधन के लिए, महिलाओं की भी इसमें भागीदारी दर्शाई गई है, आय के स्रोत में वृद्धि करने के लिए, कम व्यय में अधिक उत्पादन लेने के लिए, तकनीकों का आविष्कार करने के लिए, वन संसाधनों से नई प्रजातियों का उत्पादन लेने के लिए, सरकार की अर्थव्यवस्था में सहयोग देने के लिए और वानिकी अनुसंधान में भी उपयोग करने के लिए, यानी एक रिसर्च सेंटर डेवलपमेंट के लिए भी इसको, या वन क्षेत्र को, वन संपदा को उपयोग किया गया। इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1988 में ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू किया गया, जिसमें वनों की अंधाधुंध कटाई एवं भूमि संरक्षण की जांच करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 को में पारित किया गया और बनाया गया। 1988 में जो फॉरेस्ट पॉलिसी, जो न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, इसके संशोधित रूप को देखते हुए वनों के विकास को रोका जा सके, इस रणनीति के तहत इसको एक्ट को, अधिनियम को पारित किया गया। इस अधिनियम प्रावधानों के तहत वन सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए जंगली भूमि और गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाने की आवश्यकता है, लेकिन इसके लागू होने के बाद वन भूमि उपयोग की दर जो है नीचे आ गई। और जब एक अधिनियम बनाने के बाद भी इस कार्य को पूरा नहीं किया जा सका तो एक कमीशन, राष्ट्रीय वन आयोग नीति का गठन किया गया। यह पहला आयोग था जो 2003 में स्थापित किया गया। मार्च 2006 में इसकी रिपोर्ट के दौरान इसकी जो प्रस्तुतिकरण है वो निम्न प्रकार से है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जंगल और वन क्षेत्र का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करने की आवश्यकता पर
जोर दिया गया। साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को जंगलों में छोड़ा गया और जंगलों के दोहन के लिए, उनके वृद्धि विकास के लिए उन पर जोर दिया गया। भारतीय वन अधिनियम 1927 को संशोधन किया गया। वन विभाग को जैविक विविधता अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत उसको लागू किया गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रजातियों का पुनः निर्धारण किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आगे कोई संशोधन नहीं हुआ और 1988 की जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी थी, जो न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी थी, उसका जो बनने का मुख्य उद्देश्य था वो इस अधिनियम और आयोग के गठन के पश्चात पूरा हो गया। दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जब 1952 की फॉरेस्ट पॉलिसी, जब पहली फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी, तो उत्तराखंड का एक चमोली नामक जिला है जहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में एक चिपको आंदोलन चलाया गया, जिसको एक बहुत ही बड़ा बृहद रूप दिया गया। इसमें लोगों ने वन संपदा को बचाने के लिए, वन संपत्ति को बचाने के लिए वृक्षों से चिपकना चालू कर दिया और उनके इस कार्य के कारण ही इस आंदोलन को चिपको आंदोलन नाम दिया गया, जिसकी आग पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लगी और आज कहीं ना कहीं हद तक हमारे पास वन संपदा काफ़ी हद तक सुरक्षित है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको इस क्लास के माध्यम से कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर पहुँचा हो। और जैसा कि फिर से मैं वीडियो के अंत में, क्लास के अंत में आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि अगली वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक प्राप्त हो सके।